डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो लेक्चर था उस लेक्चर के अंदर अपन ने डायमेंशनल एनालिसिस को स्टडी किया था। अपन ने देखा था कि भाई किसी भी फॉर्मूला के लिए डायमेंशनल फार्मूला अपन कैसे लिख सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी के लिए डायमेंशनल फार्मूला अपन कैसे लिख सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर अपन डायमेंशनल एनालिसिस जो अपन पढ़ रहे थे, डायमेंशनल फार्मूला जो अपन पढ़ रहे थे, उसका यूज़ क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, वो अपन देखेंगे। ठीक है, उसके साथ कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, है ना, और बाकी जो कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक साथ। तो अपन को इस लेक्चर के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस स्टडी करना है। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के लिए पहले एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसका, इम्पॉर्टेंट एक एप्लीकेशन प्रिंसिपल है उसका, उसको अपन देखते हैं। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि भाई आप फिजिक्स में कोई इक्वेशन लिख रहे हो, ठीक, कोई फॉर्मूला लिख रहे हो। अब भाई फिजिक्स अपन को स्टडी करनी है तो उसके लिए क्या है भाई, मैथमेटिकली उसका कोई इक्वेशन या फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा, क्वांटिटी को अगर मेजर करना है तो, है ना। तो कोई इक्वेशन या फॉर्मूला जो आप लिख रहे हो वो क्या होना चाहिए, वो होमोजीनियस होना चाहिए। मतलब वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करना चाहिए। तो ये होमोजीनियस या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब क्या? एक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ छोटा सा, कि भाई मान लो ये मेरे पास एक 1 kg क्वांटिटी है, ये एक 2 kg क्वांटिटी मेरे पास है, इक्वल टू क्या हो गया, 3 kg, है ना। आप बोलोगे सर कॉमन सेंस की बात है ये तो, भाई 1 kg + 2 kg = 3 kg तो होता है, नया क्या है इसमें। मैं बोलूँ कि भाई 1 मीटर + 2 मीटर, आप बोलोगे सर 3 मीटर, ये भी कॉमन सेंस की बात है, इसमें भी कुछ नया नहीं है, नहीं है ना। मान लो मैं ऐसे लिख दूं कि भाई 1 मीटर + 2 kg = 3 सेकेंड। सही है क्या ये रॉन्ग है। आप इसको देखते ही बोलोगे सर ये तो आपने गलत लिख दिया एकदम, है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई 1 मीटर + 2 kg = 3 सेकेंड। भाई देखो 1 + 2 = 3 होता है। रॉन्ग है क्या? फिर भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? फिर भी रॉन्ग इसलिए है क्योंकि सर 1 मीटर, मीटर तो लेंथ की यूनिट है, 2 kg, kg तो मास की यूनिट है, और 3 सेकेंड, सेकेंड तो टाइम की यूनिट है। तो सर आप लेंथ में मास कैसे ऐड कर सकते हो और फिर उससे टाइम कैसे ला सकते हो? ये तो वही बात हो गई कि भाई एक बनाना, ठीक है, 2 मैंगोज = 3 गुआवाज, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब 1 kg + 2 kg = 3 kg, हर एक साइड का यूनिट और डायमेंशन सेम है, हर साइड की क्वांटिटी सेम है, kg, kg एंड kg, मास, मास एंड मास, मीटर, मीटर एंड मीटर, लेंथ, लेंथ एंड लेंथ। तो यूनिट सेम, क्वांटिटी सेम, डायमेंशन सेम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डायमेंशन सेम। इधर भी तीनों साइड का डायमेंशन सेम। ये रॉन्ग क्यों है कि सर ये यूनिट तो लेंथ की, ये यूनिट मास की, और ये यूनिट किसकी, टाइम की। तो सर लेंथ प्लस मास तो ऐड ही नहीं कर सकते, और उसको ऐड करके टाइम तो बिल्कुल नहीं लेके आ सकते। तो तीनों में यूनिट डिफरेंट हैं, तो इनको आप ऐड नहीं कर सकते। ये तो पूरी तरीके से रॉन्ग है, ठीक है ना। तो ये पूरी तरीके से रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसकी हर एक साइड का यूनिट और डायमेंशन सेम नहीं है। नहीं है तो ये होमोजीनियस भी नहीं है। ऊपर वाले जो दोनों मैंने क्वांटिटीज़ लिखी हैं, दोनों जो एडिशन किए हैं, वो होमोजीनियस फॉर्मूला को या होमोजीनियस इक्वेशन को शो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी हर एक साइड का डायमेंशन कैसा है, सेम है। तो अपन ये बोलेंगे कि भाई होमोजीनियस कौन? होमोजीनियस वो जिसका फॉर्मूला में हर एक साइड, जिसका इक्वेशन में हर एक साइड का डायमेंशन कैसा हो,
सेम हो तो वही क्या होगा, होमोजेनियस होगा, मतलब वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगा। कॉमन सेंस की बात है भाई ये, कि भाई हर एक साइड का यूनिट और डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, इसी का यूज़ करके अपन किसी भी फॉर्मूला को वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे करें देखो, एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं। अपन ने क्या है कि 9th क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी किए हैं, की है ना, वापस देख लेते हैं। वैसे तो वो 11th क्लास में भी आएंगे, उनके क्वेश्चन भी अपन आगे देखेंगे, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार कि भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था दैट वाज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही था। सेकंड था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये था। थर्ड था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थे। ठीक है, अब क्या हुआ, मान लो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन ने बनाए, और न्यूटन ने मेरे से पूछा कि भाई आप ये चेक कर दो। मेरे पास आया न्यूटन, है ना, आपके पास आया न्यूटन, आपसे बोला कि भाई ये चेक कर दो। अब आप बोलो कि भैया आपने बनाया, बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, मैं कैसे चेक करूँ, बनाया होगा सही होगा, है ना। फिर भी बोल रहा है नहीं आप चेक करो इसको कि भाई ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। अच्छा, ऐसा कन्फ्यूजन हमारे साथ भी होता है। कई बार अपन एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन करते करते वो क्वेश्चन भूल जाते हैं, अपन को कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी है या फिर v इक्वल टू यू टी प्लस ए है, होता है ना। ये तो मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी अपन क्या होता है, भूल जाते हैं कई बार फॉर्मूलाज को, आगे पीछे हो जाता है फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला कौन सा करेक्ट है वो अपन डायमेंशनल एनालिसिस से वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई मान लो v इक्वल टू यू प्लस ए टी को मुझे वेरीफाई करना है, ठीक है, फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये इक्वेशन मुझे दे रखी है। अब ये अगर करेक्ट है तो ये होमोजीनियस होगी, मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगी, करनी चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगी तो इसकी जितनी भी साइड्स हैं ये, इनकी सारी साइड्स का जो डायमेंशन है, इसका और इसका, वो डायमेंशन क्या होना चाहिए, वो डायमेंशन सेम होना चाहिए। निकाल के देख लो भाई, v से अपन किसको डिनोट करते थे, v से अपन डिनोट करते थे ये फाइनल वेलोसिटी को, ठीक है, इसी को करते थे। u से अपन करते थे इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट, है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी। a से अपन डिनोट करते थे एक्सेलरेशन, और t से अपन डिनोट करते थे किसको, टाइम को, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है तो v की, u की और at की डायमेंशंस इक्वल होनी चाहिए। रख के देख लो, फाइनल वेलोसिटी कोई सी भी हो वेलोसिटी तो सबका डायमेंशन सेम होता है। वेलोसिटी का डायमेंशन निकाला था अपन ने लास्ट लेक्चर में, L1t-1, ठीक है भाई, ये रख दिया मैंने, इक्वल टू u का डायमेंशन भी L1t-1, इन दोनों का तो सेम आ रहा है, तो यहाँ तक तो करेक्ट है फॉर्मूला। अब at का टोटल डायमेंशन निकालो। at का टोटल डायमेंशन, a एक्सेलरेशन का डायमेंशन था L1t-2, कैलकुलेट किया था अपन ने लास्ट लेक्चर में। t फॉर टाइम, टाइम का डायमेंशन t1, ये L1t-1 तो है ही। v के लिए u का भी सेम है, इसका तो मुझे पता नहीं क्या होगा, तो कैलकुलेट कर लो। ये L1-2 और +1 क्या हो जाएगा, -1। भाई तीनों का डायमेंशन सेम आ रहा है, इसका मतलब होना फॉर्मूला क्या हो गया, करेक्ट हो गया। फॉर्मूला को मैंने वेरीफाई कर दिया, किसका यूज़ किया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ कर लिया। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हर एक साइड का डायमेंशन सेम आ रहा है, मतलब मेरा फॉर्मूला करेक्ट है। ऐसे ही इसको चेक कर सकते हैं, ऐसे ही आप इसको चेक कर सकते हैं। बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि भाई ये 1/2 न्यूमेरिकल कांस्टेंट है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, यहाँ भी 2 न्यूमेरिकल कांस्टेंट है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो v स्क्वायर u स्क्वायर as का डायमेंशन यहाँ सेम होगा, इधर s ut और at स्क्वायर का डायमेंशन सेम होना चाहिए, एक सेम आ जाते हैं, मतलब फॉर्मूला अपना क्या है, करेक्ट है। तो इस तरह अपन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करके किसी भी फॉर्मूला को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस की। सेकेंड एप्लीकेशन देखें। सेकेंड एप्लीकेशन है कि भाई अपने पास मोर देन वन सिस्टम थे, मेजरमेंट के थे ना, 3 तो मैंने पढ़ ही लिए थे। कौन कौन से पढ़ लिए, एक तो FPS पढ़ लिया, एक CGS पढ़ लिया और एक पढ़ लिया SI या CGS से वो MKS और बना था,
ठीक है, तो 4 मान लो कि भाई 4 सिस्टम थे मेरे पास, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, सेकंड एप्लीकेशन है कन्वर्जन। अपन कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में। कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं अपन, है ना। देखो फॉर एग्जाम्पल कि फोर्स को ले लूँ मैं, है ना। फोर्स का एसआई यूनिट में, एसआई सिस्टम के अंदर जो यूनिट है वो है न्यूटन, सब जानते हैं हम लोग, है ना। जबकि सीजीएस यूनिट के अंदर जो फोर्स का यूनिट है दैट इज डाइन, ठीक है। अब न्यूटन में तो मेरे को पता है, लेकिन मान लो मैं जनरली कैसे लिखता हूँ कि भाई 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये जनरल कन्वर्जन तो मुझे पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो ये दोनों तो किस में हो गए, एसआई में, ये दोनों किस में हो गए, सीजीएस में। तो यहाँ ये सिंपल कन्वर्जन तो अपन को डायरेक्ट बुक्स में गिवन ही है, अपन करते भी हैं, ठीक है। छोटी क्लासों से अपन इसको याद करते आ रहे हैं। लेकिन मान लो मेरे से ये पूछे कि भाई 1 न्यूटन में कितने डाइन, तो वो मैं निकाल सकता हूँ किससे, डायमेंशंस का यूज़ करके। अब देखो डायमेंशंस तो हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की फॉर्म में ही लिखी जाती हैं, तो इसका मतलब उसके लिए पहले मेरे को न्यूटन को और डाइन को दोनों को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी अपन क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं। तो देखो मेरे को तो ये फाइंड करना है कि भाई 1 न्यूटन एन से डिनोट कर लेता हूँ इक्वल टू अननोन डाइन, मेरे को नहीं पता कितने डाइन, ठीक है। तो देखो कि भाई 1 न्यूटन फोर्स की यूनिट है, फोर्स एफ इक्वल टू होता है एम ए, एम फॉर मास, ए फॉर एक्सेलरेशन, मास केजी, एक्सेलरेशन मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2, ठीक है। तो केजी और मीटर और सेकंड तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की फॉर्म में, फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में मैंने इसको डिनोट कर लिया फोर्स को। तो इसका मतलब न्यूटन इज केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड पावर -2। तो न्यूटन को मैं फंडामेंटल यूनिट्स में इस तरह लिख सकता हूँ, इक्वल टू, और मेरे को तो नहीं पता कितने डाइन है। अब न्यूटन को जब मैंने कन्वर्ट कर दिया तो इसके इक्वलेंट केजी को सीजीएस में ग्राम से डिनोट करते हैं, मीटर की जगह सीजीएस में अपन यूज़ करते हैं सेंटीमीटर, और सेकंड तो सेम आता ही है, ठीक है ना। अब 1, अब मेरे को क्या फाइंड करना है भाई, ये वैल्यू फाइंड करने में मान लेता हूँ कि 1 न्यूटन के अंदर x डाइन होते हैं, ठीक है ना। तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितने डाइन होते हैं हम। अब x की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, तो ये केजी, इधर ये ग्राम, ये मीटर, इधर एसआई लिख रही है यूनिट्स, इधर सीजीएस यूनिट्स लिख रही हैं, ये मीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेकंड। तो इस केजी को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 केजी इक्वल टू कितने ग्राम होता है, 1 केजी इक्वल टू होता है 1000 ग्राम्स, ठीक है भाई। 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, और सेकंड तो दोनों साइड ही है, यूज़ होगी वो सीधा, तो इक्वल टू x ग्राम इंटू सेंटीमीटर, और ये सेकेंड पावर -2, तो ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। 1 ये तो कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या बचा 1 इंटू ये 1000, इधर क्या बचा 100, और इक्वल टू क्या बचा x, तो x इक्वल टू क्या आ गया 10 पावर 1 2 3 4 5 जीरोज़ हैं, तो x इक्वल टू आ गया 10 पावर 5। तो x की वैल्यू 10 पावर 5 आई, इसका मतलब 1 न्यूटन इक्वल टू x डाइन था, तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो गया 10 पावर 5 डाइन हो जाएगा। तो इस तरह मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई एक सिस्टम के अंदर जो मेरे को क्वांटिटी पता है, उसकी यूनिट पता है, तो उसको मैं दूसरे सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, दूसरे सिस्टम में उसकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। आगे का जो लेक्चर आएगा उसमें अपन और भी एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें कुछ इमेजिनरी सिस्टम भी अपन बनाएंगे, है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है कंपटीशन में भी कि एक इमेजिनरी सिस्टम मेरे को दे दिया कि मान लो मैं एक नया सिस्टम बना लेता हूँ कि जिसके अंदर मैं क्या है वेट को स्टार में मेजर कर लूँ, है ना। स्टार कोई क्वांटिटी मैंने अपनी तरफ से मान ली, ठीक है। उसमें मैं लेंथ को जो है वो मान लो मार्स
एक नई क्वांटिटी मान ली, उससे डिनोट कर लेता हूँ, है ना। या फिर अदर फंडामेंटल की जगह 7 जो फंडामेंटल बेसिक है उनकी जगह कोई अदर नाम मैंने रख लिए, तो नए सिस्टम में मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा वो अपन आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। थोड़ा हायर स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे। यहाँ भी सिंगल एग्जाम्पल देख रहे हैं अपन। तो अपन के समझ में आ गया कि भाई फोर्स की जो 1 न्यूटन अपन को पता थी SI के अंदर, ठीक। तो मेरे को CGS में फाइंड करना है कि CGS में वो 1 न्यूटन CGS यूनिट में कितने डाइन के इक्वल होगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया था भाई, सिंपल अपन को पता होता 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 kg इक्वल टू 100 ग्राम। तो मैंने मान लिया 1 न्यूटन इक्वल टू x डाइन। और फंडामेंटल की फॉर्म में ही अपन डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स यहाँ पुट कर ली, न्यूटन ने पुट कर ली, डाइन ने पुट कर ली, कंपेयर कर दिया, x की वैल्यू निकाल दी। तो मेरे को पता चल गया कि भाई 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं इसका थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन जो है उसके थ्रू अपन फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर कोई फॉर्मूला अपन को याद नहीं है, ठीक है। तो अगर अपन को ये पता है कि कोई क्वांटिटी किन किन क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है, उसके फॉर्मूला में कौन कौन सी क्वांटिटीज़ आती हैं, तो उसका यूज़ करके अपन वो फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी अपन एक एग्जांपल लेते हैं। तो थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं, टू कंस्ट्रक्ट द फॉर्मूला। देखो, मान लो एक पेंडुलम है, ठीक है। एक पेंडुलम है, क्या होता है पेंडुलम, 9th क्लास में पढ़ा है ना कि किसी भी मास, स्मॉल मास m को अगर एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से, इनएक्सटेंसिबल मतलब जो एक्सटेंड नहीं हो, है ना, ऐसी स्ट्रिंग से अगर अपन टाई कर दे, बांध दें, तो वो जो अरेंजमेंट जनरेट होता है, क्रिएट होता है, वो पेंडुलम होता है। पेंडुलम को ऐसे मैं एक साइड इधर ले जाके छोड़ दूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे दोनों साइड क्या करेगा, मूव करेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑसिलेशंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होती है, जहाँ ये पहले रखा हुआ था, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। 11th क्लास में और पढ़ेंगे अपन इसके बारे में, ठीक है, ऑसिलेशंस के बारे में। अब मान लो मैंने इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, ऐसे इधर था, इसको पकड़ के ऐसे इधर से छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, ये दोनों साइड इसके क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, मूव करेगा। तो ये जहाँ से मैंने इसको छोड़ा वहाँ से दूसरी साइड जाए और फिर वापस जिस जगह से छोड़ा उसी जगह आ जाए। तो इस डिस्टेंस को तो अपन बोलते हैं सिंगल ऑसिलेशन। और यहाँ से वापस जाके जिस जगह से अपन ने छोड़ा उस जगह से जाके डिस्प्लेस होके और वापस उसी जगह आ जाए, मतलब यहाँ से यहाँ गया फिर वापस यहाँ से यहाँ आया, तो इसमें जो टाइम लगता है उसको अपन बोलते हैं टाइम पीरियड, और उसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो आगे आएगा, 11th में लास्ट चैप्टर्स हैं ऑसिलेशंस एंड वेव्स, उसके अंदर आएगा। अब मुझे नहीं पता इस टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, लेकिन मेरे को ये ज़रूर पता है ना, मेरे को क्वेश्चन में दिया है ये टाइम पीरियड जो है ना इस पेंडुलम का, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो ये डिपेंड करता है इस लेंथ पे, पेंडुलम की लेंथ पे, और एक ये डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g पर। तो ये दो क्वांटिटीज़ पे डिपेंडेंस मुझे इसकी दे रखी है। तो मुझसे ये बोल रहा है कि भाई आप तो इसका फॉर्मूला बना दो, ठीक है। बना सकता हूँ, कैसे बना सकता हूँ कि भाई वही कोई भी फॉर्मूला होगा तो वो होमोजीनियस तो होना ही है, होना है ना। तो दोनों साइड की डायमेंशन तो सेम होनी है ना। तो क्या हो रहा है कि भाई लेट ये टाइम पीरियड जो है ना वो डिपेंड करता है तो डिपेंडेंस को अपन इस साइन से, प्रोपोजिबिलिटी साइन से शो करते हैं। तो डिपेंड करता है टाइम पीरियड किस पे करता है, एक तो लेंथ ऑफ पेंडुलम पे और एक g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, ठीक है। अब देखो क्या है कि जैसे मैं ये वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख रहा था, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, यही तो मीटर की पावर 1 और सेकंड की पावर -1। तो भाई ये पावर भी तो रेंज होती है ना डायमेंशंस के लिए, यही तो बताती हैं कि भाई वेलोसिटी मीटर पे मतलब डिस्टेंस पे 1 टाइम डिपेंड करती है, टाइम पे -1 टाइम डिपेंड करती है। तो टाइम जो है मेरा टाइम पीरियड वो लेंथ पे कितने टाइम्स डिपेंड कर रहा है मेरे को तो नहीं पता, मैं मान लेता हूँ a टाइम्स कर रहा है।
ऐसे जी पे कितने टाइम्स कर रहा है मेरे को नहीं पता, मैं मान लेता हूँ अगेन बी टाइम्स कर रहा है। भाई पावर्स तो आपको रेज करनी पड़ेंगी, वो अपन को ये बताती हैं कि उस क्वांटिटी पे, है ना, वहाँ फंडामेंटल क्वांटिटी ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ वी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही थी, यहाँ टाइम पीरियड इन दो क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रहा है, तो इनको एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मैंने यहाँ ट्रीट कर लिया। तो टी जो है वो एल पे और जी पे डिपेंड तो कर रहा है, कितने पावर रेज करने तक डिपेंड कर रहा है वो मेरे को नहीं पता, तो मैंने अपनी साइड से लेट कर लिया कि भाई टी एल पे डिपेंड कर रहा है ए पावर रेज करने तक और जी पे डिपेंड कर रहा है बी पावर रेज करने तक, मतलब टी इज प्रोपोर्शनल टू एल पावर ए एंड जी पावर बी। थर्ड होता तो पावर सी कर देते, फोर्थ होता तो पावर डी कर देते, सेम पावर नहीं है, मेरे को क्या पता होंगी नहीं होंगी, वो तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, तो मैं तो डिफरेंट ही लेट करके चलूँगा। ठीक है, अब क्या है कि भाई प्रपोजिटिव साइन रिमूव करेंगे, एक कुल का साइन आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। अब क्या है कि जो मेन प्रॉब्लम है ना डायमेंशनल एनालिसिस में, वो प्रॉब्लम है ये के। एक्चुअली में क्या है कि भाई कांस्टेंट की, न्यूमेरिकल कांस्टेंट की कोई डायमेंशन तो होती नहीं है, इसीलिए क्या है कि कभी भी अपन डायमेंशनल एनालिसिस से इस के की वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते, बस ये इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। ठीक है, बाकी पूरा फॉर्मूला बन जाता है, बस ये जो के की वैल्यू है ना, कांस्टेंट की वैल्यू, वो फाइंड नहीं होती फॉर्मूला में। बाकी का करते हैं भाई, देखो t इक्वल टू क्या हो गया, के एल पावर ए एंड जी पावर बी। अब क्या है कि भाई होमोजेनिटी प्रिंसिपल को तो फॉलो करेगा ही करेगा, तो दोनों साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तो ये t टाइम का डायमेंशन तो क्या हो गया t1, भाई टाइम सेकंड एक ही टाइम आ रहा है तो t1 डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं अपन। k का तो कोई होगा ही नहीं, कांस्टेंट है। l लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L1, ठीक है, और उसकी पावर कितनी है a। g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन कोई भी हो, सबकी डायमेंशन सेम, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन L1 एंड t-2 और उसकी पावर कितनी है b। ये t1 इक्वल टू क्या हो गया, l पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा l पावर a इक्वल टू इधर l पावर 1 के ऊपर b पावर है l पावर b और t पावर -2b, तो t1 इक्वल टू क्या हो गया, ये l पावर, ये a इधर ये b, तो a प्लस b, और ये t की पावर कितनी है -2b। ठीक है भाई, तो देखो इधर m तो है ही नहीं, तो m 0, l भी 0 है इधर, ठीक है, इधर भी m नहीं है, तो ये इधर m 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब होमोजीनियस है तो दोनों साइड डायमेंशन सेम होंगी, डायमेंशन सेम होंगी, इसका मतलब क्या होगा कि भाई उनकी जो पावर्स जो रेज की हैं वो सेम होनी चाहिए, है ना। भाई डायमेंशंस क्या होती हैं, पावर ही तो होती हैं जो अपने रेज की हुई होती हैं क्वांटिटीज़ के ऊपर। ठीक है ना, तो इधर m की पावर 0, इधर m की पावर 0, इसको तो कंपेयर करने से कोई मतलब ही नहीं है। इधर l की पावर 0, इधर l की पावर a प्लस b, तो l की पावर्स को कंपेयर करूँ तो a प्लस बी इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा -b। ये फर्स्ट रिजल्ट यहाँ से निकला। इधर t की पावर 1, इधर t की पावर -2b, सो -2b इज इक्वल टू 1, सो b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू इधर पुट कर दो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस एंड -1/2, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा +1/2। तो a और b की वैल्यूज़ मेरे पास आ गई, इसको सॉल्व करने पर मैं फॉर्मूला में पुट कर दूंगा, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, k l पावर है a इज़ 1/2, ठीक, g पावर है -1/2, तो t इक्वल टू आ गया k l पावर 1/2, g नीचे जाएगा, -1/2 का +1/2, 1/2 इज अंडर रूट, तो t इक्वल टू क्या आ गया k √l/g। ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, टाइम पीरियड का। बस क्या है कि इसके अंदर एक छोटी सी कमी रह गई कि अपन k की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो बाकी का पूरा फॉर्मूला अपन इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दीज 3 आर द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। होप समझ में आ गई होंगी। अब इनसे रिलेटेड जो कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर एक में से 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन, सफिशिएंट क्वेश्चंस अपन देखेंगे जिससे आपके ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।